सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स का छापा, इन तीन तरीकों से पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कई चुनाव जीते गए हैं। लेकिन आज बात सिर्फ ईडी के द्वारा ईडी मोदी ने सीडी गिरफ्तारियों की होगी। इन गिरफ्तारियों में कितनों को सजा हुई और कितनों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ईडी ने पिछले 5 या 10 सालों में कितने नेताओं, एमएलए, एमपीज पर केस दर्ज किए और उनमें कितनों को सजा हुई, क्योंकि ईडी पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सत्ता के इशारे पर कार्रवाई करने का जो आरोप विपक्षी दल ईडी के खिलाफ लगाते रहे हैं, उसके संकेत अब आंकड़ों से भी मिल रहे हैं। 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से सिर्फ 2 में सजा हो पाई है। ये आंकड़े खुद मोदी सरकार ने ही संसद में दिए हैं। बात महज इतनी सी नहीं है। क्या है पीएमएलए, जिसके तहत ईडी को किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार भाजपा सरकार ने दिया हुआ है? कितने विपक्षी नेताओं ने ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन की और कितनों को सजा हुई? क्या ईडी का इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ जानबूझकर किसी खास मकसद से किया जा रहा है? क्या बिना किसी सबूत के मामले बना दिए जाते हैं? और क्या ईडी को लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? ईडी और बीजेपी का आखिर रिश्ता क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मौलिक है कि राज्यसभा सांसद ए रहीम ने सरकार से पूछा कि बीते सालों में ईडी ने कितने नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए और उन मामलों का नतीजा क्या रहा। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 मामलों में जांच शुरू की, जिनमें मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 193 मामलों में से सिर्फ 2 में ही सजा हो पाई। विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी के केस सालों तक दबे रहते हैं और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं अचानक फिर से सक्रिय हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में जॉब फॉर लैंड घोटाले में लालू यादव के परिवार को तलब किया गया। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। मोदी का शासन गलत तरीके का है, इनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी वो देश को बर्बाद करेगा। वो केवल ठोस सबूत और एक मिनट भी लायक नहीं है पीएम तरीके। दबाव में कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि ये एजेंसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का सीबीआई, इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन, कोर्ट, चंद्रचूड़, राजीव सब फेल। 125 मामले सिर्फ पिछले 5 सालों में, यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश को बर्बाद करेंगे, देश का पगार लेता है। कम सजा दर पर चिंता जता चुका है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के मामले में दिए गए फैसले पे कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज मामलों और की गई गिरफ्तारियों के आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि गिरफ्तारी की कोई स्पष्ट और मोदी को सत्ता चलाने के लिए सब घोटाला किया है। कानून का ऑल सेक्टर मोदी फेल। न हो। ईडी की बिफोर ईयर आफ्टर 10 साल नो पीएम, ईवीएम पीएम, नेशन जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन, मोदी आल्सो ऑलवेज फेल, गार्बेज आइटम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी की कन्विक्शन रेट बेहद खराब है और पूछा था कि आखिर किसी आरोपी को बिना दोष सिद्ध हुए कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि बीते 10 सालों में ईडी ने करीब 5000 मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 मामलों में ही सजा हो पाई है। यह आंकड़ा इस ओर इशारा कर रहा है कि ईडी को सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारी पर ध्यान देने के बजाय मुकदमों की गुणवत्ता और सबूतों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ईडी को एक बड़ा झटका भी दिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ईडी पीएमएलए के तहत सीधे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब गिरफ्तारी से पहले एजेंसी को विशेष अदालत की मंजूरी लेनी होगी और ये बताना होगा कि आरोपी को हिरासत में क्यों लेना जरूरी है। इससे पहले ईडी के पास स्वतंत्र रूप से गिरफ्तारी करने का अधिकार था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले अच्छे दिन भी नहीं आएंगे, बुरे दिन भी नहीं आएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। संसद में जो ताजा आंकड़े पेश किए गए हैं वे सिर्फ राजनीतिक नेताओं से जुड़े मामलों पर केंद्रित हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन मामलों की चर्चा हो रही है वे केवल एक सीमित दायरे को दर्शाते हैं, जबकि ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल कहीं व्यापक हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं। डेटा से साफ हो रहा है कि 2019 से 2024 की अवधि में ईडी मामलों में उछाल आया है, जिसमें सबसे अधिक 32 मामले 2022 और 23 में दर्ज हुए। मंत्री ने बताया कि इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, एक 2016-17 में और दूसरा 2019 और 20 में। जब राज्यसभा सांसद ए रहीम ने सरकार से पूछा कि क्या हाल के सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले में बढ़ोतरी हुई है, अगर हाँ तो इसका औचित्य क्या है, तो पंकज चौधरी ने इस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं ईडी के ओवरऑल आंकड़े।
पिछले 5 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 911 मामलों में से 654 की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 42 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाया, यानी सजा दर में 6.42% रही। ये मामले ओवरऑल थे। अगर राजनीतिक नेताओं की बात करें तो यह दर और भी चिंताजनक है, सिर्फ 1% से थोड़ा सा अधिक। विपक्षी दल इस आंकड़े को सरकार के खिलाफ हथियार बना रहे हैं। उनका दावा है कि इतनी कम सजा दर, इतनी कम कन्विक्शन रेट इस बात का सबूत है कि ईडी का इस्तेमाल असल अपराधों की जांच के बजाय विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उनकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। यानी कार्रवाई का मकसद न्याय दिलाना कम और राजनीतिक दबाव बनाना ज्यादा नजर आ रहा है। नेताओं पर पहले ईडी का दबाव बनाया जाता है, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस वीडियो ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में से और वर्ल्ड में जाएगा। एजेंसियों की कार्रवाई जिन नेताओं के पीछे लगा दी गई उनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए और जो बीजेपी में नहीं गए वो जेल गए। ईडी उन्हें परेशान करती रही। इस लड़ाई में बीजेपी ने ईडी को अपना हथियार बनाया और पीएमएलए को, क्या है पीएमएलए, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। ईडी को लेकर जो विवाद आज देखने को मिल रहे हैं उनकी जड़ें 2018 में हुए एक अहम बदलाव से जुड़ी हुई हैं। समझने की बात यह है कि ईडी पहले कैसे काम करती थी और 2018 के बाद इसमें क्या बदलाव आया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में केस दर्ज करती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जब कोई मोदी ने सीडी और उन्हें कानूनी गलत इस्तेमाल किया है, इलीगल मनी को लीगल बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का सहारा ले, तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इस तरह के धन को छिपाने वाले को मोदी के पास बहुत पैसा है, वो करप्शन का पैसा है, वो काम करो, मोदी को पकड़ो जेल में डाल दो, तो मैं मानूंगा कि वो इडियट, वो सच है। 2018 में इस कानून में क्या बदला? पहले ईडी केवल तभी जांच करती थी जब ईडी के अलावा किसी अन्य एजेंसी की चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं जुड़ी होती थी, यानी ईडी खुद से कोई केस दर्ज नहीं करती थी। जैसे सीबीआई कहीं कोई जांच कर रही है और उसकी चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है, ऐसी स्थिति में ईडी उस केस को हैंडल करेगी। अब लेकिन 2018 पब्लिक के पैसे लेते हैं, पगार लेते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ईडी सीबीआई शक्ति दे दी गई। इसके लिए इलेक्शन कमीशन सब फेल गया और सेक्शन 18 में संशोधन किया गया, जिससे ईडी को घरों और दफ्तरों में घुसने का अधिकार और वहां सर्च ऑपरेशन चलाने का अधिकार सहित संपत्तियां जब्त करने और गिरफ्तारी करने तक का खुला अधिकार मिल गया। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत था, देश गुंडा लोग के हाथ में चला गया। ये 2018 की बात है। ईवीएम स्कैम से हाउस में गुंडा लोग घुस गए, इसलिए सरकार ने इस संशोधन को मनी बिल की तरह पेश किया। मनी बिल को राज्यसभा में पास कराने की जरूरत नहीं होती, इसे सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लोकसभा में पारित किया जा सकता है। इसी तरीके से 2018 का यह संशोधन लागू कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इस बदलाव के बाद ईडी के केस तेजी से बढ़ने लगे, खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये एजेंसी सिर्फ गलत तरीकों से कमाए गए पैसे पर कार्रवाई कर रही है या फिर किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। 2014 के बाद जब गलत करते हैं सत्ता में आए तो 95% विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों ने शिकंजा कसा, लेकिन कई मामलों में सजा नहीं हो पाई या कार्रवाई अधर में लटकी रही। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन कहता है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के आरोपी नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच ठंडी पड़ जाती है। महाराष्ट्र 2022 और 23 सत्ता के लिए बहुत गलत किया मोदी ने। जब राजनीतिक मोदी देश को कंगाल कर देगा, रुपया खलास हो गया, जीडीपी खलास हो गया, शामिल होने के बाद बंद कर दिए गए। अशोक चव्हाण और हेमंता अच्छा नहीं है, देश के लिए हानिकारक है, 1 मिनट लायक नहीं है। के बाद जांच आगे नहीं बढ़ी। सुवेंदु क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है मिलिट्री डिपार्टमेंट? बीजेपी में अरेस्ट कर लो साले को। मंजूरी का लंबा इंतजार खिंचता रहा। इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। मई 2017 सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ईडी ने पटेल का नाम चार्जशीट में डाल दिया। जून 2023 पटेल एनडीए में शामिल होते हैं। मार्च 2024 सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है, मतलब मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ठीक इसी तरह अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का मामला बार बार खुला और बंद किया गया। अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की। सितंबर 2019 में जांच शुरू हुई। अक्टूबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी। अक्टूबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। अप्रैल 2022 में ईडी ने फिर से चार्जशीट दाखिल की। तब तक इसमें पवार का नाम नहीं था। जून 2022 आते आते शिवसेना टूट गई, शिंदे बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। अक्टूबर 2022 में जांच फिर से शुरू कर दी गई। जुलाई 2023 में अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। अंततः जनवरी 2024 में फिर से एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। समझ तो रहे होंगे आप, यानी पहले केस बंद हुआ, फिर बीजेपी सरकार बनने के बाद खोला गया, फिर अजीत पवार बीजेपी करप्टेड गवर्नमेंट, इसी तरह ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट, रॉय, हार्दिक पटेल, नॉट पब्लिक गवर्नमेंट, बीएस येदियुरप्पा, नारायण और जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता हैं।
साल 2014 में नारद न्यूज पोर्टल के बोलो हमारे CEO शब्द नहीं, मैथ्यू तो सैमुअल खराब ने करी तो एक मोदी है। ऑपरेशन किया, जिसमें टीएमसी के कई मंत्री, सांसद और विधायक कैमरे पर कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, लेकिन ये पैसा उन्हें एक फर्जी कंपनी को मदद देने के बदले दिया जा रहा था। मामला तूल पकड़ता गया और 2019 में सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शुभेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से उनके खिलाफ कार्रवाई रुक गई। अगले मामले में सागा चिटफंड स्कैम का नाम आता है, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला था। हजारों लोगों से पैसे ऐंठ कर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी रकम 34 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन जब घोटाला खुला तो करीब 40,000 करोड़ रुपए की हेरफेर सामने आई। इस मामले में असम के वर्तमान मिलिट्री की जरूरत है अभी तो। शर्मा का नाम भी आया। 2014 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, उनके ठिकानों पर छापेमारी भी हुई, लेकिन फिर 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से जांच की रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई और आज उनकी फाइल धूल फांक रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम आदर्श हाउसिंग घोटाले में सामने आया था। ये घोटाला मुंबई में एक पॉश इलाके में बने उन फ्लैट्स को लेकर था, जो असल में सेना के जवानों और उनकी विधवाओं के लिए बने हुए थे, लेकिन बाद में नेताओं और नौकरशाहों के बीच बांट दिए गए। इस विवाद के चलते अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। वो कांग्रेस में थे उस वक्त। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 2024 में बीजेपी ज्वाइन की, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये ट्रेंड बताता है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग सत्ता पक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। सत्ता चलाने की वो मिसयूज किया है, या उसमें कुछ भी नहीं इसमें। भ्रष्टाचार के मामलों से बचा जा सकता है, लेकिन सत्ता के खिलाफ जाने पर कार्रवाई तेज हो जाती है। यही वजह है कि विपक्ष इसे ईडी की वॉशिंग मशीन कह रहा है, जहां नेता बीजेपी में आते ही साफ हो जाते हैं। धन्यवाद।